जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक वक्त था जब भारत की जो डिफेंस स्टोरी थी उसका सबसे बड़ा सवाल होता था, इंडिया अपने वेपन्स कहाँ से खरीदेगा। आज सवाल जो है वो बदल रहा है, दुनिया इंडिया से कौन सा वेपन खरीदेगी। अब सवाल कुछ इस तरह से हो गया और इसी चेंजिंग स्टोरी के सबसे पावरफुल सिंबल में हम ब्रह्मोस को देखते हैं। रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक जो ऑर्डर्स हैं, पोटेंशियल एक्सपोर्ट्स पाइपलाइन जो है उसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली $6 बिलियन के आसपास पहुंच चुकी है। और अब ब्रिक्स के जो डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म है उसके पहले इंडिया गल्फ और अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके साथ ब्रह्मोस एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज को एग्रेसिवली एक्सप्लोर कर रहा है। अब सोचने वाली बात यह है कि भारत के एक मिसाइल को सिर्फ वेपन नहीं बल्कि एक डिप्लोमेटिक टूल, इकोनॉमिक एसेट और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस का इंस्ट्रूमेंट के रूप में यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट कर रहा है, या फिर कहेंगे इसको यूज भी कर रहा है। लेकिन इसी वक्त में एक और डेवलपमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है, इंडिया रशिया के साथ एडवांस डिफेंस कॉपरेशन को भी कंटिन्यूसली एक्सपेंड कर रहा है। और हम मिसाइल सिस्टम की बात करें, एयर डिफेंस और फ्यूचर मिलिट्री टेक्नोलॉजीज पर पूरी तरह से फोकस एक साथ है। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या भारत जो है उसका डिफेंस की स्ट्रेटेजी जो है वो अब एक नए फेज में एंटर कर चुकी है, और एक तरफ मेक इन इंडिया, दूसरी तरफ मेक फॉर द वर्ल्ड। और जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हैं उसमें को डेवलपमेंट से लेके को प्रोड्यूस और एक्सपोर्ट, और यानी कि भारत का जो गोल है वो सिर्फ अपनी आर्मी को पावरफुल बनाना नहीं बल्कि इंडिया अपनी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को ग्लोबल इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट करना चाहता है। तो शुरू करते हैं आज की इस चर्चा को और इस पूरी गुत्थी को समझेंगे कि आखिर भारत किधर जा रहा है। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। थैंक यू अंबर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने आपके चैनल में फिर से इनवाइट किया और उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आपके दर्शकों को मेरा शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद सर। सर, ब्रह्मोस से स्टार्ट करते हैं। ब्रह्मोस की अप्रोक्सीमेटली जो $6 बिलियन की ऑर्डर वैल्यू है उसकी पाइपलाइन में है। क्या इसको किस किस तरह से देखा जाए, क्या मतलब निकाला जाए, क्या दुनिया जो है फाइनली भारत की जो वेपन है उनको रिलायबल, इफेक्टिव और स्ट्रेटेजिकली यूजफुल ऑप्शन के रूप में देख रही है? बिल्कुल, देखिए, जो सवाल आपने किया है उस सवाल के अंदर बहुत छोटे छोटे टुकड़े सब सब सवाल से हैं। अगर आप देखेंगे तो इससे पता चलेगा कि सबसे पहले ब्रह्मोस, ना ब्रह्मोस को थोड़ा समझना निहायती आवश्यक। ब्रह्मोस है क्या? ब्रह्मोस एक ऐसा वेपन सिस्टम है जो रशिया की कंपनी के साथ मिलके हमने उसको बनाना शुरू किया, हिंदुस्तान और रशियन कंपनी। और इसको ये इनिशियली जब एमटीसीआर, एक वो अलग सब्जेक्ट है, एमटीसीआर को मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊंगा। जब तक हम वो एमटीसीआर के सिग्नेटरी नहीं थे तब तक उसका 298 किलो, मतलब 290 किलोमीटर का रेंज सिर्फ परमिसिबल था। जब से एमटीसीआर 2016, इफ आई रेस्पेक्ट माई मेमोरी, 2016 को साइन हुआ, उसके बाद रिसर्च करके ब्रह्मोस का रेंज को एक्सटेंड किया गया 800 से 900 किलोमीटर। ये ऐसा एक मिसाइल है जो सुपरसोनिक, ना सुपरसोनिक होता क्या है ना, सुपरसोनिक बोलते हैं फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड कितना है? स्पीड ऑफ साउंड है तकरीबन 1346 या 1326 किलोमीटर पर आवर। वो होता है सम मीटर बाय सेकेंड, 340 मीटर बाय सेकेंड, समथिंग पर सेकेंड। उसको कन्वर्ट करेंगे तो 1346 किलोमीटर पर आवर। एंड ये जो स्पीड है जिसका ब्रह्मोस का, ये 2.98 से लेके 3 मैक तक जाता है। उसको 1 मैक, स्पीड ऑफ साउंड इज कॉल्ड एज 1 मैक। और स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा होता है तो उसका 2 मैक, 2.98 मैक, 3 मैक, तो 2.3, मतलब स्पीड ऑफ साउंड से 3 गुना ज्यादा स्पीड पे जा सकता है। और दूसरी बात है ब्रह्मोस का क्या है, 3 से 10 मीटर, 3 से 10 मीटर ये पानी के ऊपर से ये जाता है, फ्लाई करता है इन अ हॉरिजॉन्टल मैनर। 3 से 10 मीटर जब फ्लाई करता है, दुनिया में कोई रडार नहीं है उसको जो पिकअप कर सकता है। और जो भी पिकअप करते हैं तो वो बहुत गिने चुने, बहुत कम ये हो पाएगा। इतना लो फ्लाइंग, रडार का जो कोन होता है उसके एंगल से, उसके एंगल के नीचे से जाता है, वो हिट करता है। और तीसरा है प्रिसिशन टारगेटिंग। प्रिसिशन टारगेटिंग आप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आप देखे होंगे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इतना प्रिसाइज हिट किया है, पाकिस्तान को 15 महीना लग गया। बहावलपुर का जो जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है
जो तोड़फोड़ हुआ था, डिस्ट्रक्शन हुआ था, उसको रेस्टोर करने में 15 महीने लगे हैं उनको। 26 करोड़ पाकिस्तानी रुपए उसको सैंक्शन किया है। ठीक है नहीं, ये तो सिर्फ एक जगह है, और तो बहुत सारे जगह हैं। ब्रह्मोस ने ऐसा मतलब धमाके के साथ नुकसान पहुंचाया है, प्रिसिशन टार, कोलैटरल डैमेज कहीं पे नहीं है। उनको बताया था टेररिस्ट लॉजिस्टिक बेसिस या टेररिस्ट कैंप को हिट होगा, टेररिस्ट कैंप ही हिट हुआ है, तो उसका प्रिसिशन। सो एक हो गया स्पीड, आपको बताया। दूसरा है लो लेवल फ्लाइंग। तीसरा हो गया आपका जो डिस्ट्रक्टिव के प्रिसिशन एंगेजमेंट ऑफ द टारगेट विदाउट कोलैटरल डैमेज। अच्छा, तीसरा है जो रेंज, पहले जो 298 किलोमीटर होता था वो अभी एक्सटेंड हो गया 800 से 900 किलोमीटर रेंज हो गया। ये जो 3-4 गुण है, और प्लस तो डेमोन्स्ट्रेशन हमने किया है कब, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। इससे क्या हुआ है, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ गई है। अब मार्केट वैल्यू ऐसा बढ़ गया है, आप देखिए ब्रिक्स का समिट कब, सितंबर के महीने में होना है, इंडिया इज द प्रेसिडेंट, 12-13 तारीख को हो रहा है सितंबर में। इसमें सारे देशों की, इनका जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इधर वो आएंगे, चाइना का हो सकता है कि जी आ जाए, प्यूटिन तो कंफर्म कर चुके हैं, वो आ ही रहे हैं, तो बाकी जो देश है क्या। ब्रिक्स का जो बनावट आप देखेंगे, 2001 से ये स्टार्ट हुआ था, BRIC, ब्रिक के नाम से, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना। उसके बाद 2006 तक जो है ना वो बातचीत चलने लगी, कहाँ पे ये ऑफिशियली उन्होंने फॉर्म किया, फॉरेन मिनिस्टर्स जो थे ब्रिक कंट्रीज के, न्यूयॉर्क में एक मीटिंग हो रहा था, वहां पे उन्होंने बनाए, और 2009 को फॉर्मली लॉन्च कर दिया उन्होंने, एक समिट लेवल, उनके जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जो भी होते हैं, एक असल मीटिंग हुआ। 2010 को साउथ अफ्रीका ज्वाइन किया था। सो एक्चुअली देखेंगे कि ब्रिक्स की जो बनावट है, ये इफेक्टिवली देखोगे एस के जोड़ के ये 2010 से स्टार्ट हुआ। मैं क्यों थोड़ा बैकग्राउंड दे रहा हूं, ये ब्रिक्स का जो नाम है, एक समय था ये 16%, ग्लोबल जीडीपी 16% हुआ करता था इसका पीपीपी टर्म्स में। 1995 तब बना नहीं था, लेकिन ये जो 4-5 देश है उनको अगर जोड़ के देखोगे, और उस समय लीडिंग इकोनॉमीज का था 43.47 अप्रोक्सीमेटली, इतना परसेंटेज ऑफ जीडीपी। और 15 साल के बाद यानी कि 2010 तक जब देखा कि ये जो 16% था ब्रिक्स, ये बढ़ के 26% हो गया है, और लीडिंग इकोनॉमीज का वो कम होके कितना हो गया, करीब 36 से 39% के नीचे आ गया। अभी अगर जब देखते हैं अभी कौन कौन देश है, आप देखिए उधर आपका इजिप्ट है, इथियोपिया है, और मिडिल ईस्ट में आते हैं सऊदी अरेबिया, ईरान, यूएई। सऊदी अरेबिया का अभी क्लैरिटी के साथ नहीं आया है, कुछ कह रहे जोड़ दिए हैं, कुछ कह रहे नहीं जोड़ा है, मेरे खबर के मुताबिक वो जोड़ चुके हैं शायद। और उसके बाद आप देखते हैं इंडोनेशिया, ये सारे जो देश हैं ये सब जुड़ चुके हैं। तो कुल मिला के आज के दिन में आपके जो ब्रिक्स के टोटल स्ट्रेंथ हो रहे हैं कितना, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 10-11 हो रहे हैं मेरे हिसाब। सऊदी अरेबिया को अगर मिलाते हैं, ये पूरा देशों को अगर मिलाओगे तो ये ग्लोबल जीडीपी का 40% से ज्यादा बन जाता है। और इसका जो पॉपुलेशन है काफी हाई परसेंट, करीब तकरीबन ये ग्लोबल साउथ के देश हैं, चाइना भी इसमें शामिल है, आपको 50% से ज्यादा ग्लोबल पॉपुलेशन हो जाता है। तो कहते हैं 21st सेंचुरी जो है ये सेंचुरी ऑफ एशिया है, और एशिया के अंदर इंडिया जो है शाइनिंग स्पॉट है। और अभी जो है 11 से 12 देश अभी वेट कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। हो सकता है कि ये समिट के दौरान वो जुड़ जाएंगे। जब वो जुड़ जाएंगे तो आप देखेंगे यूरेशिया एक ऐसा एक मैसिव है जिसका 70% पॉपुलेशन है, 63 to 68% जीडीपी है विश्व का, 70% ऑयल गैस यहाँ पे है, और आपको मिनरल सारे जो है करीब 65 to 72% यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो यूरेशिया क्या है, आप वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को छोड़ दीजिए, बाकी यूरोप के जितने देश हैं, रशिया हो गया, चाइना हो गया, ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट को जब मिला लेते हैं, धीरे धीरे ब्रिक्स ऐसा ही एक रूप और रंग लेने जा रहा है। तो जब ये इतना बड़ा हो जाता है तो उसका वैल्यू और वेटेज उतना ही बड़ा होगा। ये जो ब्रिक्स समिट हो रहा है, मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ, ये मीटिंग के दौरान आप देखेंगे एक एक देश का आप नाम लीजिए। सबसे पहले यूएई, मिडिल ईस्ट में यूएई ऐसा एक देश है जो ऑलरेडी एग्रीमेंट कर चुका है, ऑलरेडी अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, और बहुत सारे करेक्ट। लोग एक इसी तरह साउथ अफ्रीका भी है, इसी तरह ब्राजील का भी है।
आप जी इनके सबके अगर कोस्ट लाइन देखेंगे, कोस्ट लाइन जिसके कोस्ट लाइन है, मतलब समुद्र या दरिया के साथ जिसका बॉर्डर है, आप मान के चलिए उनका प्रोटेक्शन के लिए इस किस्म की मिसाइल की जरूरत है। ये चाहिए एंटीशिप मिसाइल। आज के दिन में विश्व में जितने हैं, इस किस्म की मैचिंग कैपेबिलिटी का एंटीशिप मिसाइल बहुत कम मिलेंगे। तो इसीलिए ये ऑलरेडी प्रोस्पेक्टिव बायर्स है। अगर आप साउथ ईस्ट एशिया की तरफ जाते हैं तो वहां पे इंडोनेशिया के साथ बातचीत हो रही है, एग्रीमेंट के आगे, अभी वो फॉर्मल एग्रीमेंट के आगे बढ़ रहे हैं। वो फिलीपींस ऑलरेडी कस्टमर बन चुकी है, वियतनाम अभी वो एग्रीमेंट करके आगे की तरफ बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना। सो इसी तरह उनका देखा देखिए बाकी भी देश हैं जो खरीदना चाह रहे हैं। मार्केट काफी बढ़ती जा रही है जो प्रोस्पेक्टिव बायर्स है। तो ये प्रोस्पेक्टिव बायर जो है, मैं यहीं पे किल कर देना चाहता हूँ। फिलीपींस 375 मिलियन का वो ऑलरेडी ले चुके हैं, अभी दूसरा बैटरी का बातचीत चल रही है लेने के लिए। और थाईलैंड एक देश है जो साउथ ईस्ट एशिया का है, वो भी अपना इंटरेस्ट उन्होंने एक्सप्रेस किए हैं। तो ये सारे जो मार्केट है धीरे धीरे खुलते जा रहा है। अभी यहीं पे मैं किल कर देता हूं कि आपका अगला सवाल क्या होगा पता नहीं। $6 बिलियन का जो आप बात आपने जिक्र किए हैं, आज के दिन में हिंदुस्तान के अंदर जगह का नाम तो चलो आ गया है, ओपन सोर्स में बोलने में कोई हर्ज नहीं है। 4 हमारे डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट है जहां से ब्रह्मोस प्रोड्यूस होता है। ये चारों जो डिफेंस प्रोडक्शन की जो आउटलेट्स हैं, चारों के चारों कंप्लीटली बुक हो रखे हैं, मतलब कोई गुंजाइश ही नहीं है और ऑर्डर लेने के लिए। इसीलिए वो दे रहे हैं, अपना इंडियन आर्मी को दे रहे हैं, इंडियन नेवी को दे रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स को भी दे रहे हैं। ऊपर से आजकल सबमरीन में वो भी वर्जन चल रहा है, रिसर्च हाइपरसोनिक का भी रिसर्च हो रहा है। इसके अलावा ये जो देशों का नाम मैंने बताया उनका भी ऑर्डर उन्होंने एक्सेप्ट किया है। टोटल कंप्लीटली पैक्ड। अगर ज्यादा डिमांड होगा, हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक नया आउटलेट खोलना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि यहाँ पे आपको मैंने चंद एक चीजों को बता रखा है। एक चीज भूल गया था बताना, जो वर्सेटैलिटी ऑफ ब्रह्मोस। वर्सेटैलिटी का मीनिंग क्या है? वर्सेटैलिटी का मीनिंग है ये आप लैंड से फायर कर सकते हैं, आप सबमरीन से फायर कर सकते हैं, आप हवाई जहाज से फायर कर सकते हैं, ठीक है नहीं। और आप और क्या रह गया, ये जो सबमरीन और हवाई जहाज, 4 अलग अलग जो आपका जो डोमेन है, चारों डोमेन से आप फायर कर सकते हो। इसको सबसे कहा जाता है मोस्ट वर्सेटाइल वेपन प्लेटफॉर्म अवेलेबल इन द वर्ल्ड। हो सकता है कि यूएसए, रशिया, चाइना के पास इससे बेहतर हो, लेकिन आज तक मेरे सर्विस के दौरान इस किस्म की वेपन प्लेटफॉर्म मैंने कहीं देखा नहीं है। जो साबित हो चुका है, ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो काबिलियत है इंडियन आर्मी का, वो देखने के बाद कोई सारे संस्था है वेस्टर्न और इस तरफ आप ईस्ट एशिया की तरफ, साउथ ईस्ट के, ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक का नाम है लोए इंस्टीट्यूट, LOW। आप ये होंगे, आप तो खुद काफी पढ़े लिखे हैं, आप विश्व में कहीं घूमे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया का एक थिंक टैंक है लोए, उसने बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एशिया के अंदर इंडिया इज द 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन इन एज फार एज द मिलिट्री माइट इज कंसर्न। सबसे पहला है अमेरिका, उसके बाद आपका आ जाता है कौन? रशिया, उसके बाद आता है इंडिया। बीच में कई कई जगह आपको चाइना मिलेगा। एक्चुअली देखोगे तो रशिया जो है उसका हैंड्स डाउन एक्सपीरियंस है, कॉम्बैट एक्सपीरियंस। तो इसीलिए, क्योंकि चाइना का अभी तक ही। इसी तरह अगर आप फाइटर एयरक्राफ्ट को उदाहरण लेते हैं, मैं ये थोड़ा सा डाइग्रेस कर रहा हूं, कुछ मीनिंग में कन्वे करना चाहता हूं। फाइटर कॉम्बैट जेट अगर देखेंगे, चाइना का है खूब सारे, अमेरिका के पास 15,000 के करीब है, रशिया के पास 5,000 या 6,000 करीब है, चाइना के पास 3,000 समथिंग 300, हिंदुस्तान के पास 500 या 600 मुश्किल से है। लेकिन इसके बावजूद भी ट्रू रेट वैल्यू सिस्टम, इसका एक इवैल्यूएशन सिस्टम, ट्रू रेट वैल्यू, ओके, ट्रू रेट वैल्यू सिस्टम के मुताबिक देखा गया है, सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए एयर रिफ्यूलिंग का रिप्लेसमेंट, स्पेयर पार्ट्स और कॉम्बैट कैपेबिलिटी, प्रूवन कॉम्बैट कैपेबिलिटी, चाहे देखा गया चाइना हिंदुस्तान के नीचे है, हिंदुस्तान 3रे नंबर पे है, ठीक है ना। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको। इसी तरह ये जो हथियार है, ये जो वेपन प्लेटफॉर्म है, उसका ब्रह्मोस 1 के बारे में आपको मैं बता चुका हूं, और ब्रह्मोस इसका वॉरहेड का है 300 kg। ब्रह्मो 2 जो है हाइपोसोनिक, ये अभी ट्रायल स्टेज में, मेरे खबर के मुताबिक, आई होप आई एम रॉन्ग, यहाँ पे कोई मेरे पास भेजा है, ब्रह्मो 2 जो है ये हाइपोसोनिक मिसाइल, ये ऑलरेडी डेवलप हो चुका है हिंदुस्तान में, पिछले दिसंबर को डिप्लॉय होने जा रहा था। कोई कारण की वजह से इसका कोई खुलासा नहीं किया है, क्योंकि हाइपोसोनिक एक ऐसा मिसाइल है, ये मूव करता है 6 से 8 मैक,
मतलब 5 मैक तक आप होता है क्या सुपरसोनिक, 5 मैक के बाद ये हो जाता है हाइपोसोनिक। तो 6 से 8 मैक के स्पीड में जा रहे हैं, इसका मतलब दुश्मन को डिटेक्शन कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है ना। सो ये चीज, ये हाइपोसोनिक ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। हो सकता है आने वाले समय में या 26 जनवरी तक ये ऑफिशियली उसको डिक्लेयर करेंगे और डिप्लॉयमेंट भी हो जाएगा। एंड मेरे जानकारी के मुताबिक, मेरा रिसर्च के मुताबिक ये डिप्लॉय होना था दिसंबर को, ये अभी तक हुआ नहीं है। ये बहुत जबरदस्त एक हथियार है और ये यूज होता है दुश्मन का, चाहे बंकर कितना भी हार्ड हो, अंडरग्राउंड बंकर, ये अंदर घुस के धमाके के साथ उसको बर्बाद करता है। तो ये हाइपोसोनिक, कोई भी रडार सिस्टम इसको रोक नहीं सकता है और ये आप अलग अलग प्लेटफॉर्म से आप उसको फायर कर सकते हो। अभी आ जाओ यहीं पे, आप न्यू जनरेशन वाला है, न्यू जनरेशन यही हाइपोसोनिक, यही ब्रह्मो मिसाइल आज के दिन में अगर मान लो ये 5 या 6 टन के हैं या तो इसका उसका वजन कम किया जा रहा है, साइज को भी छोटा किया जा रहा है। 2.3 टन के आसपास, 4-5 टन मतलब ओरिजिनल वजन होगा। तो ये हल्का वेट और बाकी प्रिसिशन टारगेटिंग वही मैक वाला स्पीड करके उसको कम किया जा रहा है, ताकि तेजस और सू सीरीज के जो हवाई जहाज हैं उसमें इनको लोड किया जा सकता है और छोटा साइज करने से वो ज्यादा बॉम्ब लेके जा सकते हैं। ये एक चल रहा है रिसर्च, ये काफी एडवांस स्टेज में है। ये शायद इसी साल के एंड तक या अगले साल के जून जुलाई तक, मेरे अंदाज के मुताबिक ये शायद डिक्लेयर हो जाएगा और ये भी डिप्लॉय होने जाएगा। ये सबसे बड़ी चीज है, ये लोकल प्रोडक्शन, हिंदुस्तान के अंदर इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, सिर्फ जानकारी, जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर और जो नो हाउ है रशिया की मदद लेके, लेकिन हिंदुस्तान के हिस्से पूरे जो है ये 100%, मेरे जानकारी के मुताबिक 100% इंडिजिनस प्रोडक्ट, ये एक लोकल प्रोडक्शन हो रहा है। इसीलिए उसका वैल्यू आने वाले समय में काफी काफी, मैं कहूँगा ये बहुत तो बेहतरीन तरीके से हिंदुस्तान के रिक्वायरमेंट को मीट करेगा और विश्व को भी ये अलग अलग जगह, अलग अलग देशों को ये सप्लाई कर सकता है एज एक्सपोर्ट प्रोडक्ट। यहीं पे एक पॉइंट को क्लियर करता हूँ, 2013-14 को हमारा था 686, 686 करोड़, ठीक है ना, ये रुपीस का था हमारा एक्सपोर्ट वैल्यू। आज के दिन में 2026 को ये हो गया 38,346 करोड़, यानी कि लोग कहते हैं 5,500% उसका बढ़ा है, यानी कि 55 टाइम्स बढ़ गया आफ्टर पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। और हमारा टारगेट क्या है? टारगेट है 2029 तक 50,000 करोड़ तक टच करना है। मुझे उम्मीद है ये 50,000 करोड़ जो है बहुत छोटा मोटा है, ये इसी साल में शायद आप टच हो जाएगा। ये आपका होते ही आप 50,000 के जगह आप 1.5 लाख, 2 लाख, 200,000 जो करोड़ होता है वहां तक आप पहुंच जाओगे, कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए आज के दिन में डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, ये करीब 2.6 या 2.8 बिलियन डॉलर होगा तकरीबन। सो ये काफी उसका स्कोप है, पोटेंशियल है, प्रॉमिस है, आगे और बड़ी रफ्तार से बढ़ने की उम्मीद है। ये ब्रिक्स एक ऐसा समिट है, ये एक लॉन्च पैड की तरह यूज किया जा रहा है ताकि ब्रिक्स को लेकर मैं यही आपसे सवाल पूछना चाह रही थी कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म की हम बात करते हैं तो इंडिया ब्रिक्स के जो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट है उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर हम गल्फ की बात करें, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, पोटेंशियल जो बायर हैं उनसे ब्रह्मोस डिस्कशन पुश कर रहा है। साथ ही यहाँ पर सवाल ये है कि क्या ब्रिक्स अब एक सिर्फ ट्रेड और डिप्लोमेसी का प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए भी एक स्ट्रेटेजिक मार्केट प्लेस बन सकता है। और साथ ही साथ मैं चाइना का भी फैक्टर अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जो ब्रिक्स में इंटरेस्ट दिखाने वाली कंट्रीज हैं उसमें चाइना का जो एक्सपेंडेड जो मिलिट्री फुटप्रिंट है उसको लेके कंसर्न है, क्योंकि वही ज्यादातर उन कंट्रीज के साथ हमारा लेना देना हो रहा है जहाँ पे चाइना फैक्टर आता है। तो सवाल ये है कि क्या सर जो ये इंडियन डिफेंस एक्सपोर्ट है वो इंडो पैसिफिक में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस करने का भी एक स्ट्रेटेजिक टूल बन सकता है? बिल्कुल। सो आपके दो हिस्से हैं, आपके जो सवाल आपने पूछा है कि ये ब्रिक्स का समिट के साइडलाइन में क्या डिफेंस एक्सपोर्ट एक पहलू के तौर पे हिंदुस्तान जो पार्टिसिपेटिंग मेंबर है उनके सामने शोकेस कर रहा है? बिल्कुल हो रहा है, ये बिल्कुल हो रहा है। ये एक सुनहरा मौका है एंड मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे जो आज के दिन में जो सर्विस में वो अपना दिमाग को ताज़ा रख रहे हैं, खुला रख रहे हैं। ये
इस किस्म के मौके कहीं आता नहीं है, और आपको लिखित रूप में कोई नहीं बोलेगा ब्रिक्स में ये चीज होता है, ये नहीं होता है। समय आ गया है हिंदुस्तान का नेशनल इंटरेस्ट को मद्देनजर रखते हुए हमें अपना रास्ता बनाना है, हमें अपना टेबल बनाना है। हम दूसरों के टेबल पे जाके नहीं बैठेंगे फॉर डिसीजन मेकिंग, लोगों को आके बैठने दो, पार्टिसिपेट करने दो, और इसी में ही देश का जो इज्जत है और देश का जो भूमिका है पूरा ग्लोबल स्ट्रेटेजिक लेवल पे, जियो पॉलिटिकल लेवल पे, जियो स्ट्रेटेजी लेवल पे हम अपना योगदान करने में सक्षम हैं और कर सकते हैं, जो कि हमने G20 में करके दिखाया है। ये अभी हो रहा है ये, और ये एक मैं कहूँगा एक 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 है ये लॉन्च पैड, एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह ये प्लेटफॉर्म यूज होने जा रहा है। मुझे उम्मीद है इसी ब्रिक्स के समिट के दौरान कोई सारे देश हैं जो अपना डील को फाइनल करेंगे ये ब्रह्मोस के बारे में, मुझे पूरा उम्मीद है, मतलब मेरा अंदाज और असेसमेंट के मुताबिक। तो दूसरा चीज आप पूछ रहे थे कि चाइना का जो एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट है, इसमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। चाइना हिंदुस्तान के चारों तरफ एक स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट बना रखा है, ठीक है नहीं, सवाल सर मेरा ये था कि जो कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं उनके सामने मतलब चाइना का जो एक्सपेंडिंग वो है इन्फ्लुएंस, उस वो कंसर्न उनका है, उन्हीं को हम जो हमारे ये सारा कुछ उनको हम वो हमारे क्लाइंट्स है बेसिकली। तो मतलब ये कि इंडो पैसिफिक में भारत चाइना का इन्फ्लुएंस, जी सर। आई हैव अंडरस्टूड। इंडो पैसिफिक को सबसे पहले समझना जरूरी है। इंडो पैसिफिक क्या है? इंडो पैसिफिक सबसे पहले जब ये कब स्टार्ट हुआ, ये प्राइम मिनिस्टर अबे साहब आए थे, जापानीज प्राइम मिनिस्टर 2007 को हमारे पार्लियामेंट में भाषण देते समय उन्होंने ये प्रपोजल रखा था। क्या उससे पहले कोई और इसको जिक्र की थी कि हाँ क्या था? कौन? ये जो नेल्सन मंडेला है, उन्होंने भी एक किसी समय उन्होंने एक सुझाव दिया था। कब? ये 2004 को जो सुनामी हुई इंडियन ओशन रीजन में, और आपका इंडोनेशिया और हिंदुस्तान अंडमान निकोबार के बीच में अर्थक्वेक का रिक्टर स्केल काफ़ी हाई हुआ था, बहुत नुकसान पहुंचा था। उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए देखा गया कि इसमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है, और कोऑर्डिनेशन के लिए जो कंट्रीज हैं, जो अफेक्टेड कंट्रीज हैं, उनको साथ में आना निहाती आवश्यक है। तो इसलिए क्वाड का जो फॉर्मेशन है, इसका बैकग्राउंड यहाँ से शुरू होता है। और क्वाड जब बना 2007 के बाद, क्वाड बनने के बाद कोई कारण के, बहुत सारे कारण है उसको, वो एक हाइबरनेशन स्टेज में चला गया 2007 के बाद। हुआ 8, 9, 10 तक चला, उसके बाद लोग सब भूल गए। डोनाल्ड ट्रंप जब 2017 इलेक्शन में आए 2018 को, उन्होंने उसको रिवाइव किए, नया नया उसका पॉलिसीज। हालांकि ये कोई फॉर्मल स्ट्रक्चर नहीं है, ये एक इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है। इनफॉर्मली 4 देश इसमें जोड़ रखे हैं, एक है ऑस्ट्रेलिया, एक इंडिया, एक जापान और एक अमेरिका। ये 4 देश हैं। कोई रेटिफिकेशन हुआ नहीं है कोई भी देश में, ये इनफॉर्मल बाय वर्ड ऑफ माउथ ये चल रहा है। इसमें आपका क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है, वो जो सप्लाई चेन डिसरप्शन को किस तरह आप डी रिस्क करेंगे, डाइवर्सिफाई कैसे करेंगे, बेसिकली पूरा जो ड्रामा है इसका, ये पूरा ड्रामा का मीनिंग जो हिडन मीनिंग है, चाइना को इकोनॉमिकली कंटेन करना है, काउंटर करना है और कंटेस्ट करना है। इकोनॉमिकली मैं कह रहा हूँ, ये मिलिट्री अलायंस नहीं है। मिलिट्री अलायंस के लिए ऑकस अभी बैक बेंच पे जा चुका है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, यूके और अमेरिका, ये 3 देश जो है मिलिट्री अलायंस था ये। एंड डोनाल्ड ट्रंप आके मुझे लग रहा है कि उन्होंने मतलब ना के बराबर कर दिया, उसका स्थिति ऐसा हो गया है। तो उसका भी एक टारगेट था चाइना को कंटेन करना, काउंटर करना और कंटेस्ट के लिए तैयारी करना। लेकिन चाइना जब बार बार यूएसए ये चीज को बोलने लगे, और डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता होगा ये जो टैरिफ वाला गेम शुरू किया था, जैसे ही प्रेसिडेंट बने 2.0 में, जनवरी में बने, ये मार्च अप्रैल से स्टार्ट हो गया था टैरिफ। एक समय था चाइना के खिलाफ उन्होंने करीब 200-250% तक टैरिफ डाल दिया था, 100-125। उस समय चाइना ने उनको जवाब दे दिया था ये जो ऑकस के बारे में, और ये उसका सारे हिडन एजेंडा वही था कि चाइना को कंटेन करना, काउंटर करना और कंटेस्ट के लिए तैयार रहना है। तो इसलिए उनका जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी है वो उसी तरह उसको फॉर्मुलेट करते थे। लेकिन 2025 नवंबर के महीने में जो उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी निकला है अमेरिका का, ये एक शार्प डिपार्चर है
शार्प डिपार्चर फ्रॉम प्रीवियस 2-3 डिकेड का जो चल रहा था, उनका एक ओरिएंटेशन था। वो डिपार्चर क्या कहता है, वो चाइना को उन्होंने तकरीबन फ्री हैंड दे दिया है कि आपको जो करना है करो, लेकिन हमारा मनरो डॉक्ट्रिन को भाई हम बचा के रखना चाहते हैं। आप अटलांटिक के इस पर आके अपना दखल अंदाज मत करो, लैटिन अमेरिका छोड़ दो, ये हमारा एरिया है, हम उसको देखभाल करेंगे, हम उसको डोमिनेट करेंगे, जो भी करना है डोमिनेट करें या कोई भी तरीके से कोऑपरेशन के जरिए से करें, वो हमारे ऊपर छोड़ दो, आप यहाँ से हट जाओ और आपको ताइवान को जैसे लेना है आप ले लो, ठीक है नहीं। सो जो टीआरए आता है 1979 और बात लो, सो ये कर करा के अभी काफी बदलाव हुआ है इंडो पैसिफिक का, जो पिछले 1.5 साल के अंदर ना वो क्वाड रहा, ना ये ऑकस है, ना और कुछ I2U2 बोलते थे जो मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ था, वो भी उसके बारे में कोई चर्चा नहीं हो रही है। और अमेरिका आके क्या वेस्ट एशिया में ईरान में ड्रामा कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा हालत में अभी क्या, हाँ उन्होंने एक ये बना दिया कि ये क्वाड की जगह स्क्वाड बना दिया, फिलीपींस को एक मेंबर बना के, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, जापान और यूएसए एक स्क्वाड, ताकि इन चारों के बीच में कुछ एक अलायंस जैसा कुछ एग्रीमेंट और कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना हुआ है। इंडोनेशिया के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना दी है। कारण बहुत कुछ है, क्रिटिकल मिनरल, रेयर अर्थ एलिमेंट, और जैसे इंडोनेशिया में आपका बड़ा स्पेशल वेराइटी आपको कॉपर और जिंक, इस किस्म के रेयर अर्थ एलिमेंट मिलते हैं। टिन भी मिलता है और टंगस्टन भी 2 जगह है। टंगस्टन एक कोंगो में मिलता है कि इंडोनेशिया में अलग हाई क्वालिटी वेराइटी, और ये सारे चीज वो डायरेक्टली 1-to-1 करने लगे हैं। तो पहले जो खुलासा ओवरटली बोलते तो चाइना के खिलाफ हम करेंगे, उन्होंने छोड़ दिया, हिंदुस्तान को पूरा निकाल दिया अपना ब्लॉक से, मैं बताऊंगा मेरे विचार के मुताबिक। और इसीलिए हिंदुस्तान को बढ़ चढ़ के हमें ऐसा एक्शन लेना है ताकि हम अपने बचाव के लिए जो जो सॉफ्ट स्पॉट है, हर दुश्मन का कुछ ना कुछ सॉफ्ट वैल्यू होता है, सॉफ्ट स्पॉट होता है, उसको आइडेंटिफाई करके उनको मजबूत करना एक ये स्ट्रेटेजी है हिंदुस्तान का। या आपको खुला, अगर उन्होंने उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रखा है, हिंदुस्तान को घेर डाला है, उसका स्ट्रेटेजिक एनसर्कलमेंट। चाहे आप मालदीव्स की बात करिए, श्रीलंका की बात करिए, बांग्लादेश की बात करिए, भूटान, या आपका पाकिस्तान या नेपाल की बात करते हैं, या म्यांमार, ये चाइना ऑलरेडी घुसा हुआ है, पैसा खूब मात्रा में लगा रखे है, क्योंकि हिंदुस्तान का ज्योग्राफी, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऐसा है, चाहे कितने भी आप कुछ कर लेते हैं, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। चाइना का सबसे बड़ा प्रॉब्लम हिंदुस्तान के साथ क्या है, उसका प्रॉब्लम यह है कि हिंदुस्तान को वो इट कैन नॉट एक्सेप्ट हिंदुस्तान एज अ इक्वल पार्टनर। वो चाहता है कि हिंदुस्तान को एक जूनियर पार्टनर की तरह ज्वाइन करना चाहिए उसके साथ। हिंदुस्तान को मंजूर नहीं है। हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ये हमारा जो मुद्दा है फॉरेन पॉलिसी का, वो सेंट्रल पैराडाइम रहेगा, और इसके बिना हम इधर उधर जाना नहीं चाहेंगे। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हिंदुस्तान जो है अभी डायरेक्टली देशों के साथ वो डील करने लगे हैं, जैसे वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, इंडोनेशिया हो गया, हो सकता है कि आने वाले समय में थाईलैंड का भी हो जाएगा। धीरे धीरे होले होले इन देशों को, ये जो हम मिसाइल ब्रह्मोस से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद स्वालाम्स का भी होगा, उसके बाद अलग अलग, जैसे आर्मेनिया एक देश काफी इंटरलैंड में अंदर है, उसका स्ट्रेटेजी अलग है, उसको टर्की को घेर डालने का हमारा प्रयास है। ये आपको लिखित रूप में इस तरह नहीं मिलेगा, प्लेन सिंपल भाषा में जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको स्ट्रेटेजिक भाषा में आपको मिलेंगे एक्सप्रेशन। इसीलिए तो आपसे बात कर रहे हैं ताकि आप समझा पाए। तो ये चीज है, इसको समझना जरूरी है कि हिंदुस्तान का ये जो प्रोसेस है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चाइना का सबसे बड़ा डर क्या है, डर ये है मलाक्का डायलेमा। आज के दिन में चाइना का 83.7% के करीब करीब एनर्जी सिक्योरिटी, यानी कि पर्शियन गल्फ, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, यहाँ से सब आते हैं थ्रू द सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन ज्यादातर हम डिफाइन करते हैं, जो एस्टैब्लिश सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन पर्शियन गल्फ से लेके थ्रू द 9 डिग्री चैनल, जो हिंदुस्तान का मिनिकॉय आइलैंड, लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में से 9 डिग्री चैनल, और उसके बाद अंडमान के निकोबार, जो ग्रेट निकोबार आइलैंड के नीचे से वो 6 डिग्री चैनल है, ठीक है ना, और पूरा अंडमान निकोबार के बीच में एक चैनल है, वो 10 डिग्री चैनल, उसमें गहराई कम होने के नाते सारे जहाज जो है ये इंडोनेशिया का जो है सबांग आइलैंड और हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड के बीच में से गुजरते हैं, और ये डिस्टेंस जो है 167 किलोमीटर करीब है, गहराई आपका
4,000 मीटर से ज्यादा गहराई है। बड़े बड़े जहाज जो है इसमें से गुजरते हैं। ये मलाक्का स्ट्रेट का माउथ को डोमिनेट करता है। चाइना का डर ये है, ये बीच में आप सुने होंगे ईरान लड़ाई के समय वो डोनाल्ड ट्रंप एक दिन बोल डाला था कि अगला ऑब्जेक्टिव मलाक्का होगा। तो चाइना को डर यही है कि मलाक्का में तो आके उसको चोक पॉइंट को तो कैप्चर नहीं कर जाएगा। अगर वो कैप्चर हो जाता है तो चाइना का भी हालत डामाडोल। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। अमेरिका का परिस्थिति बहुत खराब हो रखा है, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, खुद का क्रेडिबिलिटी, खुद का स्टैंडिंग, खुद की रेपुटेशन, ये सब कुछ अभी बैकसीट पे चला है। मिड टर्म इलेक्शन होने जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा नहीं जीतेगा, इट इज एनीबॉडीज गेस। हिज पॉपुलैरिटी हैज गॉन डाउन टू आई थिंक 33%। अभी कुछ चैनल में बता रहे थे उससे भी नीचे होने जा रहा है। सो इसीलिए ऐसा हालत में अमेरिका का एंड उनका जो डेट है 40 ट्रिलियन है, हर साल 2-2 ट्रिलियन बढ़ते रहता है। तो इसलिए ये अमेरिका का जो स्थिति है बहुत नाजुक है। और मुझे नहीं लग रहा है कि अगला वेंचर, चाहे ग्रीनलैंड हो, क्यूबा हो या मलाक्का स्ट्रेट हो, यहाँ पे बढ़ चढ़कर जैसे पहले वो बोलते थे पिछले 1.5 साल से, शायद ऐसा वो कदम नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उनका डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूंसी और मिड टर्म इलेक्शन उनको अलाउ नहीं करेगा। तो यही जो सवाल का जवाब है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। हिंदुस्तान भी स्ट्रेटेजिकली वियतनाम को चुना है। वियतनाम में हमारा ऑयल, ओएनजीसी का ऑयल रिग है, ठीक है कि नहीं, और उनको हम ऑलरेडी ये बातचीत में आगे बढ़ चुके हैं। ये ब्रह्मोस का जो डील ऑलरेडी हो चुका है, अभी सिर्फ फाइनल ओके करके सप्लाई करना है। इसी तरह इंडोनेशिया, उसी तरह थाईलैंड। तो धीरे धीरे साउथ ईस्ट एशिया के अंदर हम अंदर घुसना चाहते हैं और चाइना को किसी भी तरह अनडिक्लेयर्ड एक कोवर्ट मीन से उसको कंटेन करना और काउंटर करने की हम स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। ये हमारा एक अनस्टेटेड काउंटर स्ट्रेटेजी एज ऑफ नाउ, बट स्टेटेड हो जाएगा, एक पॉलिसी बन जाएगा धीरे धीरे जब काबिलियत बढ़ेगी, जैसे ही हमारा पहुंच हर देशों के साथ बढ़ेगा, वैसे ही इसको हम स्ट्रेटेजी को एक फुल टेंजिबल और विजिबल शेप में ला सकते हैं आने वाले समय में। बैक टू। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोस्तों, ब्रह्मोस की जो कहानी है वो सिर्फ एक मिसाइल का जो मिसाइल की कहानी नहीं, बल्कि ये कहेंगे कि ये भारत की चेंजिंग स्ट्रेटेजिक आइडेंटिटी की स्टोरी है। और एक इंडिया जो सिर्फ अपनी बॉर्डर्स डिफेंड नहीं करना चाहता, बल्कि भारत जो है वो अपनी टेक्नोलॉजी को ग्लोबल मार्केट्स तक ले जाना चाहता है। भारत की हम बात करते हैं जो रशिया जैसे ओल्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ एडवांस डिफेंस कॉपरेशन कंटिन्यू कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली इंडिजिनस प्रोडक्शन को एग्रेसिवली पुश कर रहा है। रिसेंट इंडिजिनाइजेशन पुश में इंडिया ने 405 एडिशनल डिफेंस आइटम्स को डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए आइडेंटिफाई किया है, जिससे एस्टिमेटेड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ का जो अपॉर्चुनिटी है वो इंडियन इंडस्ट्री के लिए क्रिएट कर सकती हैं। और ब्रह्मोस से है अब इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन का फ्लैगशिप बन सकता है। एक मिसाइल जो भारत की मिलिट्री कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, एक प्रोडक्शन जो भारत की इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी को प्रेजेंट करता है, और जो एक्सपोर्ट की बात करते हैं वो भारत की जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को रिप्रेजेंट भी करता है। लेकिन असली अब जो शुरुआत होती है वो ये कि क्या भारत जो है वो ऑर्डर्स को डिलीवरी में कन्वर्ट कर पाएगा और साथ ही प्रोडक्शन स्केल कर पाएगा। और बहुत सारे ऑफ कोर्स चैलेंज हैं, बायर्स हैं, लॉन्ग टर्म सपोर्ट भी साथ में बनता है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ब्रह्मोस इंडिया के लिए पहला ट्रूली ग्लोबल डिफेंस ब्रांड बनेगा, और फिर भारत एक सक्सेसफुल मिसाइल के बाद भी ग्लोबल आर्म्स मार्केट में लिमिटेड प्लेयर्स रह जाएगा। आने वाले सालों में इसका जवाब सिर्फ डिफेंस इंडस्ट्री नहीं देगा, बल्कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तीनों मिलकर देंगे। बिकॉज आज इंडिया का जो एम्बिशन है वो सिर्फ पावरफुल होने का नहीं है, बल्कि भारत का एम्बिशन है पावर को इन्फ्लुएंस में कन्वर्ट करना। सर बहुत धन्यवाद आपका इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।